हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीव जगत। जो भी आप आसपास अपने देख रहे हो, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये क्या है? सभी जीव है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और वैसे भी बायोलॉजी के बारे में तो आपको पता ही होगा। बायोलॉजी का नाम जैसे है बायोलॉजी, बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब है जीव और लॉजी का मतलब है अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरी क्या है? जीव विज्ञान। इंग्लिश में बोलूं तो बॉटनी, और इसे कहते हैं जूलॉजी। पादपों का अध्ययन इसमें करते हैं, इसलिए इसे बॉटनी कहते हैं, और जूलॉजी जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब जीव क्या होते हैं? अगर मैं आपको पूछूं कि आप कैसे किसी चीज को बता पाओगे कि जीव क्या होते हैं? ठीक है, तो ये है अपने जीव मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक। मतलब नेचर में जितनी भी चीजें हैं ना, वो दो प्रकार की होती है। एक तो बायोटिक, एक एबायोटिक, सजीव और निर्जीव। तो मैं आपको पूछूं कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, तो आप कैसे बता पाओगे? इसके लिए आपने मतलब छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, और क्या क्या होता है उनमें? जैसे मतलब आपको कोई थप्पड़ मारे, आप उसके वापस मारोगे ना, तो इसे कहते हैं संवेदना, स्टिमुलस। ठीक है। और एबायोटिक जिनमें वृद्धि नहीं करते हैं, जनन नहीं करते हैं। अब जैसे ये बोर्ड है, इसको मैंने ये किया, ये कुछ थोड़े करेगा। ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं अपन वृद्धि को। इनमें भी देखो क्या है कि वृद्धि, जनन और संवेदना, इनको भी अपन फिक्स नहीं बता सकते कि क्या यही होते हैं इनके असली कैरेक्टर। इनके बारे में जब अपन अध्ययन करेंगे तो अपने को पता चलेगा। ठीक है। अब वृद्धि को आप क्या मानोगे कि मतलब जीव अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करता है, शरीर बड़ा करता है, तो ये वृद्धि हो गई। जनन क्या होता है? अपने समान संतति उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। और संवेदनाएं क्या होती है? ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो वो अगला अपने को सामने से वापस लगाता है, तो उससे संवेदना हुई ना। ये होती है संवेदनाएं। पहला टॉपिक लेता हूं मैं, वृद्धि। इंग्लिश में कहेंगे ग्रोथ। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में कोशिका विभाजन होती है, कोशिकाएं वापस बनती जाती है और वो जीव वृद्धि करता जाता है। ठीक है। अब अपन ने कह दिया कि ये सजीव है, वृद्धि करेगा। ये मान लो कोई रेत का टीला है जैसलमेर में, यहाँ पे आंधी चली, ये टीला बड़ा हो गया। ठीक है। तो ये भी तो वृद्धि हुई ना। तो इसको भी क्या अपन सजीव में ले लेंगे? नहीं ले सकते। ये क्या है कि बाह्य वृद्धि है, आफ्टर ग्रोथ। लेकिन जो सजीव होते हैं उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है, मतलब आंतरिक वृद्धि होती है। जैसे ये कोई जीव है, ठीक है,
इसके अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में विभाजन हुआ, विभाजन से नई कोशिकाएं बनी और जीव ने वृद्धि की। तो आंतरिक वृद्धि होती है इसमें, आंतरिक वृद्धि। आंतरिक वृद्धि को अपन एक सजीव का एक फिक्स कैरेक्टर गुण मान सकते हैं कि वह सजीव है। बाह्य वृद्धि को नहीं मान सकते, क्योंकि बाह्य वृद्धि अजैविक पदार्थों में भी होती है, जैसे मैंने टीले का उदाहरण दिया। ठीक है, जब क्वेश्चन आए कि भाई क्या वृद्धि सजीव का एक सही लक्षण है, तो अपन वृद्धि को नहीं कह सकते, क्योंकि वृद्धि में बाह्य वृद्धि भी होती है। अगर क्वेश्चन ये आए कि आंतरिक वृद्धि एक सजीव का सही लक्षण है, तो हम टिक करके आ जाएंगे उस पर। ठीक है, पहली बात कर ली अपने वृद्धि की। दूसरी में बात करता हूं जनन की। जनन, रिप्रोडक्शन। जनन, सभी जीव क्या करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। आप भी देखते हो कि अपने आसपास कोई भी जो जीव है, वह जैसे गाय भैंस, वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। हम मनुष्य हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। जो भी जीव, पेड़ पौधे भी अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो जो भी जीव है, सजीव है, वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। इसे कहते हैं जनन। उस जनन का मेन मोटिव क्या होता है, मतलब जनन क्यों करते हैं? अपने समान संतति इसलिए उत्पन्न की जाती है कि अपनी जाति को बनाए रखे। अपना जिंदगी में आने का मेन लक्ष्य यही है कि जनन करना। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, कोई नौकरी लग रहा है, कुछ भी, ये सब फालतू की बातें हैं। मेन काम है जनन करना। जानवर है, जनन करते हैं, मर जाते हैं, उनको पता है जनन करना है। अपन क्या है कि बुद्धिजीवी है सबसे ज़्यादा, तो अपने को क्या है कि खाने के लिए लालच एक अपने अंदर की प्रवृत्ति है, जिसे पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। ये लेकिन जब बायोलॉजी लिया आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन काम क्या है, जनन करना। ठीक है, जनन में अपन देख लेते हैं। भाई मैंने बताया कि अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो अब मैं इसमें भी इसको अगर मैं कहूँ कि क्या जनन सजीव का एक सही लक्षण है, कि जनन को कहकर हम बता सकते हैं कि क्या यह सजीव है? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे अपन देखते हैं एक स्टाइरल, कोई भी जैसे बांझ होती है औरत या कोई बंदे आदमी होता है, ठीक है, वो थोड़ी कर सकते हैं जनन, नहीं कर सकते। एक अपने मधुमक्खियों का ऐसे घोंसला होता है, ठीक है, उसमें वर्कर भी होती है, वर्कर बी, जो क्या करती है, शहद को लाने का काम करती है। वो भी क्या है, बंदे है। जैसे खच्चर हो गया अपना, जो घोड़ी और गधे के मीटिंग से बनता है, उसे कहते हैं म्यूल, खच्चर। ये भी जनन नहीं कर सकता। तो एक्सेप्शन, अपवाद आ गए ना जनन में भी। इसको भी अपन एक सही लक्षण नहीं मान सकते कि यह सजीव का एकदम फिक्स कैरेक्टर है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्या सजीवों का जनन एक सही लक्षण है, तो नहीं होता है, क्योंकि वर्कर भी, बंदे, स्टेराइल जो भी आदमी होते हैं, वो इसका अपवाद है। ठीक है, अपन बात करते हैं तीसरी, स्टिमुलस टू इन्वायरमेंट। वातावरण के प्रति अनुक्रिया। एक छुई का प्लांट आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, उसको टच करते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, तो वो क्या है, वातावरण के प्रति, मतलब उससे लगता है कि अपन को कोई कुछ करने वाला है, तो वो क्या, छोटा हो जाता है। तो वो उसने प्रतिक्रिया ही तो दी है वातावरण के प्रति। तो क्या होता है, कोई भी जीव होता है, जैसे मैंने आपको चींटी काटी, आपको पता चला, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप मेरे थप्पड़ मार दोगे, यही है ना। तो स्टिमुलस टू इन्वायरमेंट, वातावरण के प्रति अनुक्रिया, ठीक है।
क्या इसे हम जीवों का सही लक्षण मान सकते हैं? बताओ। नहीं मान सकते बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है बताता हूं। अपवाद ये है बेटा कि आपने कभी किसी कोमा में गए हुए आदमी के बारे में सुना है? जो भी भाई कोमा में चल जाता है, अपन क्या कहते हैं, बस उसकी सांसें चल रही है, बाकी कुछ नहीं, बाकी मरे हुए के समान है। ठीक है। कोमा में जब किसी के बारे में अपने आसपास अगर नहीं हुआ है तो आपने जैसे टीवी वगैरह इनमें तो देखा ही होगा, जब कोई कोमा में चला जाता है तो वो मतलब साल 2 साल 3 साल कितने भी टाइम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वो उसके मतलब आप कुछ भी करोगे उसे पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। अब जैसे ये कोई आदमी है कोमा में चला गया। ठीक है। कोमा। ठीक है। इसको आप ऐसे ये कर दोगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि कोई मेरे मार के गया है। ठीक है। तो मतलब ये इस संवेदनाओं के प्रति एक अपवाद आ गया कि भाई अपन ये कह रहे थे कि जो भी सजीव है वो क्या करते हैं, कुछ भी करो उनके वापस प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये कोमा में गया हुआ आदमी इसकी चाहे कुछ भी करो कुछ नहीं कर पाता है। अब आप सोच रहे हो तो जैसे पेड़ पौधों को अपन कुछ करते हैं तो वो भी तो कुछ करना चाहते होंगे, तो करते हैं लेकिन अपने को पता नहीं चलता। वो क्या है कि नॉन मोटाइल होते हैं। अगर उनमें भी यह अपने चलने जैसी क्षमता होती तो पीछे आपके दौड़ते और इतना बुरा मारते आपको कि सोच नहीं सकते। ठीक है। इसमें भी अपवाद आ गया। अब जो सजीवों का, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बस यही है बताया है कि अपवाद बता दिया, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई आदमी जीव है या निर्जीव? तो बेटा इसके लिए क्या होता है, एक फिक्स एक कैरेक्टर है जिससे हम बता सकते हैं कि वह सजीव है या निर्जीव। एक चीज होती है मेटाबॉलिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं उपापचय। जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, अंदर गया, वो एंजाइम की हेल्प से उसे तोड़ा गया, फोड़ा गया, एब्जॉर्प्शन मतलब उसका अवशोषण किया गया। ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म है। हर एक जीव चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, सब में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ठीक है। अब मैं मेटाबॉलिज्म की बात करता हूं तो ये 2 प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ये होता है जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है। तो उसमें क्या किया आपने, CO2 ली, पानी लिया, ग्लूकोज बना लिया, तो मतलब 2 पदार्थों से मिलकर एक चीज को बनाना एनाबॉलिज्म क्रिया कहलाती है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म उपापचय में जैसे अपने शरीर के अंदर कुछ चीजें टूटती भी है तो कुछ चीजें बनती भी है, बनी ये ग्लूकोज, तो इसको मतलब ये कह दिया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, केटा कट करना, किसी भी एक पदार्थ को 2 टुकड़ों में बांट देना, कैटाबॉलिज्म कहलाती है। ऐसा कोई भी जीव का अपवाद नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म सजीव का एक सही कैरेक्टर है, सही लक्षण है। इसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि हाँ ये जीव सजीव है। अब मान लो मैंने किसी आदमी को खड़ा कर दिया, आप उसे मतलब मैंने उसको कहा कि ये लंबा हो गया, ठीक है, तो मतलब आप ये थोड़ी कहोगे कि ये लंबा हो गया तो भाई ये सजीव है। ये अब जनन का आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें वो जनन करता है या नहीं?
वो तो उसके काम पे डिपेंड करता है। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसी क्रिया है, उसको देखकर आपको पता चल जाएगा भाई जिंदा है तो मेटाबॉलिज्म इसमें फिक्स है, उपापचय की क्रिया इसमें परमानेंट हो रही है, ये सजीव है सर। ठीक है, इसके आधार पर, ना कि और बेसिस। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ अब आगे। ये तो बात हो गई सजीव और निर्जीवों की। अब अपन पढ़ेंगे, अब देखो कितने जीव होंगे हमारे आसपास, बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते, लाखों, बहुत लाखों। आज तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज खोज ली गई है। मतलब आपने कितने पेड़ पौधे देखे होंगे? 100-200। कितने जीव जंतु देखे होंगे? 100-200। ये लाखों भैया, बहुत सारे। जैसे यहाँ पे बाड़मेर में कितने, आपने मतलब यहाँ पे खेजड़ी को क्या बोलते होंगे, उधर सिक्कर साइड में क्या बोलते होंगे। ठीक है, और हम आपके इधर नए मैं देख रहा हूँ कि मतलब पता नहीं कितने, जिनको मैं नहीं जानता, ऐसे भी पेड़ हैं हमारे उधर, आप उन्हें नहीं जानते, इतने पेड़ हैं। तो मतलब यहाँ पे जितनी जाते हैं वहाँ पे भी उससे ज़्यादा होगी। और अपन तो 2 जगह की बात करें, ऐसे कई जगह हैं अपने हिंदुस्तान में, और उससे भी लाखों जगह है अपने पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इतनी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज अब तक खोज हो चुकी है। स्पीशीज क्या है ये अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब इतनी स्पीशीज है, इतनी जातियां हैं, तो इनके बारे में अध्ययन, पूरियों के बारे में कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? इतनी जातियां भाई, अपन मानव के बारे में पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत जानवरों के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन कितने सारे होंगे। समुद्र में कितने रहते हैं, पर्वतों पे कितने रहते हैं, अरे यहाँ तक कि मतलब कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री पे जिंदा रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मतलब वो माइनस टेम्परेचर चला जाए ना वहाँ पे रहते हैं, तो उन तक तो अपन पहुँच ही नहीं पाते हैं, अपन खुद मर जाते हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 100 डिग्री में अपन खुद उबाल खा जाएंगे, लेकिन वो नहीं मरते। अब उनके बारे में स्टडी कैसे करेंगे? तो सुनो, इसकी स्टडी के लिए विज्ञान ने एक अपनी शाखा बना रखी है। ठीक है, बायोलॉजी ने अपनी एक शाखा बना रखी है जिसे कहते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, ठीक है। और इस जब टेक्सोनोमी का अध्ययन करते हैं तो इसके साथ ही करते हैं अध्ययन सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स, ठीक है। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी में बेटा 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है। पहला, कोई भी जीव है उसके लक्षणों का, ठीक है। दूसरा, पहले लक्षणों का अध्ययन कर लिया, फिर उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। फिर उसका करेंगे क्लासिफिकेशन। मतलब भाई आपने एक तो देखा कुत्ता, एक देखी बिल्ली, एक देखा शेर। कुत्ता, बिल्ली, शेर, ठीक है। अब इनके बारे में आपको अध्ययन करना हो तो आप बोलोगे भाई इसमें 4 पैर होते हैं, इसमें भी 4 पैर होते हैं, इसमें भी 4 पैर होते हैं, ठीक है। लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। इसमें भी कैनाइन दांत बड़े होते हैं, मतलब ये काटने के काम आते हैं, इसमें भी बड़े होते हैं, इसमें भी बड़े होते हैं। ये तो बात आ गई इनकी नॉर्मल जो लक्षण है, इनके आधार पर अपन इनमें रखेंगे कि भाई इनका एक ग्रुप बनाएंगे अपन, समझ रहे हो।
और जैसे ये मेमल्स में आते हैं सारे, ठीक है। प्राइमेट्स कौन है, नॉन प्राइमेट, अभी देखो आगे आगे जैसे जैसे बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा सब कुछ। ऐसे अपन ने पेड़ पौधे ले लिए, ठीक है। पेड़ पौधे में देख लिया भाई ये मोनोकोट है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, आवृतबीजी है या अनावृतबीजी है। ऐसे करके अपन ने क्या किया, एक लक्षणों का अध्ययन करेंगे पहले तो। अगर आप अपने को मतलब दो कोई भी जीव दे दिए, ठीक है, और बोल दिया इनका क्लासिफिकेशन करो, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इससे मिलते जुलते कुछ जीवों के साथ इसका मतलब अध्ययन करेंगे, उनमें भी ये सेम है तो उसमें रख देंगे इसको, ऐसे करके। दूसरा है नामकरण, नोमेनक्लेचर। अब नामकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे इतने जीव है, अब हमारे आसपास इतने जीव है तो उनको मतलब ऐसे कैसे पहचानेंगे अपन कि भाई ये जीव हमारे आसपास का है या वहाँ का है, उनका कुछ नाम तो होना चाहिए। जैसे अब भाई कुत्ते को मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग कुछ बोल रहे हैं, बिल्ली को यहाँ पे कोई केट बोलता है, कोई बिल्ली बोलता है, कोई म्याऊ बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि भाई ये बिल्ली है, समझ रहे हो। तो उनके लिए क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। नामकरण एक स्पेसिफिक होता है, मतलब विशिष्ट होता है। एक जीव का नाम अगर हम अपन ने वैज्ञानिक लैंग्वेज में लिख दिया एक बार, तो हर जगह इस गांव में, देश में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा उसका, कहीं पे भी जाके देख लो, ठीक है। जैसे मेंजीफेरा इंडिका है, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, यह है अपने इंडिया के आम का वैज्ञानिक नाम। अब इस आम को लेकर आप कहीं भी इंग्लैंड में चले गए या अफ्रीका में चले गए और ये आम आपने वहाँ पे दिखाया कि भाई मेरे पास ये आम है, तो वो लोग क्या करेंगे, ये नहीं कि वो मेंजीफेरा अफ्रीकन बोलेंगे इसको, नहीं, मेंजीफेरा इंडिका ही बोलेंगे, क्योंकि ये नाम अपने इंडिया के लिए फिक्स हो गया है कि इंडिया का आम मेंजीफेरा इंडिका है, ठीक है। अब बात करता हूँ नोमेनक्लेचर की बात होगी, इनको अपन सही से पढ़ेंगे अभी। क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अपन ने इसका नामकरण भी कर लिया, अब उनको क्या है कि क्लासिफिकेशन करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के लिए मतलब टेक्सोनॉमी में कुछ ऐसे पद बने हुए हैं जिनके अंदर एक एक लक्षणों को पढ़ेंगे। जैसे 7 वर्गीकरण के पद हैं ये, ठीक है। उनमें अगर ये लक्षण को फिक्स कर लिए कि भाई ये इसमें आता है तो इसमें रख देंगे, इसमें आता है तो इसमें रख देंगे, इसमें आता है तो इसमें रख देंगे। इस प्रकार उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कैरेक्टर, लक्षण। इनके बारे में तो देखो ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं, क्योंकि किसी भी जीव के लक्षण बाहरी तौर पे देखने पर मिलते हैं, तो आपको आसानी से किसी भी चीज़ को अगर देखोगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। मैं पहले बात करूँगा नोमेनक्लेचर की। ये है अपना नोमेनक्लेचर, नामकरण, ठीक है। किसने दिया नामकरण, सॉरी, नामकरण क्या होता है, किसने दिया ये भी बताऊंगा। नामकरण क्या होता है, किसी भी जीव को उसके लिए एक वैज्ञानिक शब्दावली प्रयुक्त करना नामकरण कहलाता है। सबसे पहले नामकरण की द्विनाम पद्धति, यह है द्विनाम पद्धति, बायोनोमेनक्लेचर थ्योरी, बायोनोमेनक्लेचर थ्योरी किसने दी, कैरोलस लीनियस। इनका कैरोलिन लीनियस ऐसे करके कुछ नाम था, खुद का भी तीन पद में नाम था, लेकिन जब इन्होंने द्विनाम पद्धति दी तो खुद का भी नाम इन्होंने कैरोलस लीनियस रख लिया, ठीक है। इसके कुछ नियम होते हैं। इसमें पहला नियम यह है, इसमें यह किसी भी जीव का नाम है वो 2 पदों में लिखा जाता है। पहला होता है वंश, दूसरा होता है जाति। जो मैं अभी बात कर रहा था कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज की खोज अब तक हो चुकी है,
तो ये जाति है स्पीशीज, 1.7 से 1.8 इतनी मिलियन जातियों की अभी तक खोज हो चुकी है। अब मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मेंजिफेरा इंडिका। यह है अपना इंडियन आम। कैरोलस लीनियस जो कि द्विनाम पद्धति दे चुके हैं, उसके बाद में वैज्ञानिकों ने इंडिया के आम का नाम रखा मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, अब नामकरण के लिए कुछ नियम भी रखे जाते हैं। पहला यह है कि इसके दो पद होते हैं, पहला वंश को इंडिकेट करता है, दूसरा जाति को इंडिकेट करता है। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि मतलब अपन इस चीज वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते हैं तो उन्हें क्या करता है, थोड़ा तिरछे लिख दिए जाते हैं। जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूँ इस मेंजिफेरा इंडिका को, मेंजिफेरा इंडिका। क्यों लिखे जाते हैं तिरछे? क्योंकि यह इनकी लैटिन ओरिजिन को बताता है कि यह लैटिन भाषा से उत्पन्न है। लैटिन भाषा पूरे वर्ल्ड में एक ही होती है, इसीलिए नामकरण को लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तीसरा, दूसरे में आता है तिरछे लिखे जाते हैं और इन्हें अंडरलाइन कर दिए जाते हैं जो इनकी लैटिन उत्पन्न को बताते हैं। अगर प्रिंट में लिखते हैं अपन इसको बाय कंप्यूटर तो इनको इटैलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, क्या हो गया अपना नोमेनक्लेचर। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन।